गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज अश्विनी साधनार्जुन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो हर एग्जाम में, चाहे वो यूडीसी का एग्जाम हो, एपीओ हो, यूजीसी नेट हो, इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ब्रीफ वे, कुछ इंट्रोडक्शन है जो हमें पता होना चाहिए अच्छे से इसको समझने के लिए। किसी भी देश के लिए उसका संविधान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे ही इंडिया के लिए भी इंडिया का संविधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड नो लॉ कैन बी मेड विच इन्फ्लुएंसेस और वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ सच लॉ इज मेड देन दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड। कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो संविधान के दिए गए प्रावधानों के अगेंस्ट में हो। और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब क्यों संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, इसको समझने के लिए हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंस हमको मिलने वाली थी अंग्रेजों से, उस समय ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर अंग्रेज वापस चले भी जाएंगे तो इंडिया में शासन होगा कैसे, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि इंडिया में कोई ऐसा पर्सन है जो आगे इस कंट्री को चला सकता है, रन कर सकता है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज बना सकते हैं जिससे किस देश को सही से चलाया जा सके। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह संविधान बनाकर हमें दिया। इस संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इन्होंने कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया अच्छे से और इंडियन सिनारियो के लिए जो बेनिफिशियरी हो सकता था वैसा संविधान बनाया। और हर कंट्री से जो अच्छे अच्छे प्रोविजन थे वो इन्होंने वॉरो कर लिए। ये कभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ, तो संविधान का प्रारूप इस तरीके का है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जैसे पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर पार्ट्स के अंदर इन्होंने आर्टिकल का यूज किया है और 12 शेड्यूल अलग से रखे हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल आर्टिकल जो है वो 395 है। अमेंड होके ये आर्टिकल का नंबर बहुत बढ़ भी गया है, लेकिन 396 कोई आर्टिकल नहीं है। मतलब आर्टिकल 395 ही है टोटल अगर हम बात करें। हाँ, ए भी करके जो ऐड हुए हैं, तो ऐसे करके काफी आर्टिकल्स हो गए हैं। 12 शेड्यूल है। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो उससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट आता है, एक अप्रोच आती है जिसमें हम यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये क्या चीजें हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो पहले तो हम बहुत इसको एक बेसिक टर्म्स में समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है जो किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। इसका काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बताता है कि जो गवर्नमेंट होगा उसके क्या क्या ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन्स का क्या कंपोजिशन होगा, उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या होंगे और वो राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। ये सब चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये एक वाइडर टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, इसमें जितना भी जुडिशियल अप्रोच है वो सब इंक्लूड हो जाती है।
जितनी भी कन्वेंशंस हैं वो सब इंक्लूड हो जाती हैं, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाता है। ऐसे ही एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हर प्रोविजन को फॉलो किया जा रहा है कंट्री में। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक कंट्री ऐसा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के सब प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है और वहां पे किसी का डिक्टेटरशिप आ गया है, तो ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। तो अगर हम बहुत ब्रीफ में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं, जुडिशियल अप्रोच पूरी पढ़ते हैं, केस लॉज पढ़ते हैं, कन्वेंशन सब देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी लॉज हैं वो हम देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? ये एक ओपिनियन है, एक थॉट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। If we talk about the term constitution, then we can say the constitution of a country is a document that has its own legal sanctity. It could be written or unwritten. For example, Indian constitution is a written constitution, but in England there is no written constitution. Or we can say the constitution of England is unwritten. Depends upon the conventions of the England. Constitution seeks to establish its fundamental or basic organs of government and administration, describe their structure, composition, powers, and principal functions, define the interrelationship of these organs with one another, and regulate their relationship with the people. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल सैंक्टिटी होता है, सुप्रीम लॉ होता है, ये रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिमांड करता है? ये बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होंगे उनके बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंपोजिशन कैसे होगा, क्या उनकी पार्ट्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, और द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उन ऑर्गन्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप होगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। और स्पेशली जो ऑर्गन्स हैं उनकी रिलेशनशिप पब्लिक के साथ कैसी होगी, ये सब चीजें हम डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मच एक्सटेंसिव इन नेचर विद द कॉन्सेप्ट देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉज एंड कन्वेंशंस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जब जुडिशियल अप्रोच, जितना भी केस लॉज है वो सब हम अगर स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड और स्टैट्यूटरी लॉज हैं हम उनको रिलेटेड स्टडी करते हैं, कन्वेंशंस को अगर हम स्टडी करते हैं, तो ये सब चीजें मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहलाती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, besides the concept of the constitution, there is an important idea of constitutionalism. A country may have a constitution, but not necessarily constitutionalism. For example, a country where the dictator's word is the law can be said to have constitution, but not constitutionalism. जैसा कभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, हो सकता है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है वो अप्रोच जो कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को फुलफिल करती है। कंट्री में जो रूल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, जितने भी पीपल हैं उन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। There is an underlying difference in both the concepts that a constitution should not merely grant powers to different organs of government, but additionally seek to limit those powers. Constitutionalism perceives the requirement for the government with powers to have social control, but demands limitations being set upon governmental powers with checks and balance. जब हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, चेक एंड बैलेंस। मतलब चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बता दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है
कि ऑर्गन्स की क्या पावर होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहता है कि आप केवल उनकी पावर्स मत बताइए बल्कि उनकी पावर्स को लिमिटेशन भी दीजिए, कहीं ना कहीं पे उनको रोकिए, जिससे कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके या उनके राइट्स को कोई वायलेट ना कर सके, इवन गवर्नमेंट भी। तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनके पास पावर्स भी होनी चाहिए और लोगों के राइट्स भी इन्फ्रिंज ना हो पाए, इसके लिए एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, कि अगर किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को होना है तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट वन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्लियरिटी ज्यादा होगी, पार्ट्स क्या हैं, कैसे उनको यूज करना है, क्या फंक्शनिंग है, आपस में कैसे रिलेशनशिप है, क्या राइट्स हैं लोगों के, अगर वायलेशन होगा उन राइट्स का तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा क्लियरिटी ज्यादा होगी। तो पहली तो इसेंशियल एलिमेंट सही हो जाता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकंड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक कॉन्सेप्ट है, और वी कैन से government has three organs, that is called legislative, executive and judiciary. All the organs have their different tasks. हर organ के अपने अलग अलग काम है। For example, legislature will make the law, executive will enforce that law, a judiciary will check whether at the time of making the law or at the time of enforcing the law, legislature or executive is violating the fundamental rights of any person or not. या जुडिशरी ये भी चेक करेगी कि क्या लॉ बनाते समय या लॉ को इन्फोर्स करते समय कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब जुडिशरी चेक करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हर ऑर्गन का अपना अपना काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और we can say if you want to check the real character of a person then give him power, आप उसको पावर दे दीजिए फिर देखिए रियल कैरेक्टर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनके अपने अपने काम हैं और इनके अपने अपने काम सेपरेट होने चाहिए, किसी को दूसरे के काम में इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है पूरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिस्कस भी करेंगे, या आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसी चैनल पे मेरा एक लेक्चर है भी सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, उस पर आप अच्छे से डिटेल में इसको देख सकते हैं। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि तीनों जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके पावर्स जो है वो सेपरेट होंगे, ये अपना अपना काम करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि ये टोटली इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, सब ऑर्गन एक दूसरे के कुछ ना कुछ काम करते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस अप्लाई होता है। इसके बाद आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब गवर्नमेंट को अगर रूल करना है, लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तभी गवर्नमेंट सही बन पाएगी और लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। फंडामेंटल राइट्स, all persons must have some fundamental rights. As we discussed the concept of fundamental rights under Indian Constitution, then the part 3 of Indian Constitution provides the concept of fundamental rights under Article 12 to 35. अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? लोगों को कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो उनको मिलनी चाहिए टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, तो वो फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड कराने चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इनके अपने अपने काम हैं, इनका इंक्रोचमेंट होता है। दूसरा ही जैसे कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, ऐसे ही एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन ऑफ पावर्स का। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब इसेंशियल्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के या नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो
जो डिवीजन ऑफ पावर्स है उसका मतलब होता है, देखिए अभी हमने बताया आपको 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल्स हैं। अगर इसका हम कंपोजिशन देखें किस तरीके से हमारा पूरा संविधान बना हुआ है, तो जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में इन्होंने 3 लिस्ट दे रखी है। देयर आर 3 लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जिसमें क्या है, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि कौन किस पे लॉ बनाएगा, यानी कि लॉ मेकिंग पावर कुछ सेंट्रल को दी गई है, कुछ स्टेट को दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि जो फेडरल होता है वहां पे 2 गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जब पावर उनको अलग अलग दी जाएगी तो हमेशा जब भी देखिए पावर 2 लोगों में बढ़ती है तो डिस्प्यूट भी होता है। तो डिस्प्यूट होगा किसके बीच में होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो सकता है, सेंट्रल और इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, स्टेट और स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए देयर मस्ट बी अ जुडिशरी एंड जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कि जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा। तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू बात करता है, जिसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड नो लॉ कैन बी मेड विच इन्फ्लुएंसेस और वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ एनी लॉ is made, then that law will be declared null and void by the judiciary, and this power is known as judicial review. जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है जुडिशरी के पास, जो ये चेक कर सकती है कि क्या लॉ बनाते समय किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या लॉ बनाते समय ऐसा तो नहीं है या इन्फोर्स करते समय किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। या ये हो सकता है कि जब लॉ को इन्फोर्स कराया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा तब तो कहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जुडिशियल रिव्यू कहलाती हैं। और ये अभी आप आगे चल के हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक हम व्यू दे रहे हैं आपको। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रूल ऑफ लॉ पे भी एक स्टूडेंट्स का हमारे बहुत ही अच्छा लेक्चर है, और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रूल ऑफ लॉ को इससे अच्छे नहीं बताया जा सकता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो रूल ऑफ लॉ पे वो लेक्चर देख सकते हैं। एक्चुअली में रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का शासन। डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। रूल किसका होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए, और लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है वो अलग की बात है, लेकिन जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को फॉलो करना चाहिए, उसके सब प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए, और वो सब पे इक्वल अप्लाई होना चाहिए। आर्टिकल 14 जब आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि लॉ के सामने सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, कि अगर किसी भी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का थॉट होगा, ये एक विचारधारा होगी, तो इन चीजों का फुलफिल होना जरूरी है। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये इंटरव्यू वगैरह में इससे पूछा जाता है, और इसके बीच की टेक्निकलिटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि ये आपको इजी वर्ड्स में क्लियर हो जाए। और अब काफी गैप हो गया बीच में, तो काफी दिनों के बाद ये लेक्चर हमारा जो है वो अपलोड हो रहा है, लेकिन इसके बाद अब कंटिन्यू अपलोड होंगे लेक्चर्स, और आपका जो है वो बहुत अच्छे से इस पे प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।